गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे अभी सर ने बताया कि बुक्स क्या पढ़नी होती है और सिलेबस कैसे कवर किया जाता है और एग्जाम्स का क्या पर्सपेक्टिव होता है। तो जनरली मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से ही आप लोग सीख पाएंगे, वरना क्या है कि मैं बोल दूंगा सब ऐसे ही बोलेंगे तो फायदा कुछ होगा नहीं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि अभी वेबिनार आप लोग ले रहे हैं तो आप सीरियस है जब भी वेबिनार में आए, वरना सीरियस नहीं होते तो कोई आता नहीं है। जैसे अभी आरपीएससी है ना, सर ने बताया कि आरपीएससी का लगभग 20 या 30 साल में आता है, या फिर एमपीपीएससी की बात कर लो कि 16 में आया था, फिर 21 में आया था, और अब मुझे पता नहीं कि कब आएगा। फिर सेम जूनियर इंजीनियर का क्या है कि राजस्थान में कंटिन्यूस रहता है ना, मतलब 2 साल या 2.5 साल में आ ही जाता है। बट क्या होता है कि कंपटीशन बहुत होता है और डिप्लोमा वाले अलाउड होते हैं इसमें। तो डिप्लोमा वाले अलाउड होते हैं तो उनका जीके बहुत परफेक्ट होता है। दूसरा, जो पेपर पैटर्न होता है वहां का, वो क्या करता है कि बीएससी एजी वाले कुछ क्वेश्चन डालता है ताकि नॉर्मलाइजेशन हो सके। मतलब जो बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हैं उनको बीएससी एजी इतना आता नहीं है। अब मुझसे कोई पूछेगा प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, अगर मुझसे कोई टिलरिंग स्टेज पूछ लेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। अब इन चीजों को क्या है कि हमारा माइंडसेट ये होता है कि मैं पूरे क्वेश्चन लगा लेता हूँ, 10,000 का एक एमसीक्यू सेट लगा लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। बट 10,000 का एमसीक्यू सेट लगा लूंगा तो आप इनपुट तो दे रहे हो बट आउटपुट आ भी जाएगा, आप एक स्टेज तक पहुंच भी जाओगे, आपका नाम भी हो जाएगा, बट फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, और जो दूसरे जितने बच्चे जो ए निकाले उनके एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ। मेरा आवाज क्लियर है, पहुंच रहा है सबके पास? अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताना। तो अब मैं यहाँ पे मतलब सारा ज्ञान दे दूं कि ये पढ़ लो, वो ये ऐसा पढ़ लो वैसा पढ़ लो, बट ऐसा होता नहीं ना कि मैं बोल दूं। मुझे भी बहुत सारों ने बोला है कि ये बुक पढ़ लो तो ऐसा हो जाएगा, ये बुक पढ़ लो ऐसा पढ़ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या है कि वो बोलते हैं कि वन हु कॉन्क्यूर्स द वर्ल्ड टेक्स स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। तो ऐसा ही चलता है हर जगह कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। आप अभी सोच रहे हो कि मैं ए ही निकाल लूं क्योंकि ए में बहुत सारी वैकेंसी है, ऐसा ऐसे सब लोग सोच रहे हैं ना, मैं भी सोच रहा हूँ, दूसरे भी सोच रहे हैं, या मुझसे जो अच्छा पढ़ा वो भी सोच रहा है। बट क्या होता है कि ए का भी पढ़ लूंगा तो मान लो अगले साल उत्तराखंड का जेई आ गया और किसी को बहुत जरूरत है जॉब की, तो वो तो जेई के लिए भी पढ़ेगा ना। तो अभी मैं ऐसा पढ़ लूं कि मुझे जेई के लिए पढ़ना नहीं पड़े, मिनिमम एफर्ट्स डालना पड़े। मतलब मैं अभी वन डाल रहा हूँ ना अच्छे से, तो बाद में मुझे सिर्फ 0.25 डालना पड़े एफर्ट्स। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा आउटलाइन आज का क्या है, क्या बताऊंगा मैं। तो देखो, बुक्स है, बुक्स बहुत वाइड सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट के लिए बुक्स पढ़ी जा सकती है। बट अगर मैं बुक्स पढ़ लेता तो टीचिंग सिस्टम आता ही नहीं, करिकुलम सिस्टम में बुक्स का डेवलप होता ही नहीं और प्रोफेसर होते ही नहीं और कुछ भी नहीं होता। पर क्या है कि कुछ लोग गाइड कर सकते हैं आपको कि बुक्स कैसी पढ़नी है और बुक्स कैसे पढ़ी जाती है और उसको कैसे आउटलाइन, ये बताऊंगा मैं आपको। फिर स्ट्रेटेजी और सिलेबस आप सब लोग को पता है, बट स्ट्रेटेजी अभी मेरी क्या थी और जो ए है उनकी क्या स्ट्रेटेजी, आप लोग वो देखना और उसके हिसाब से आप लोग की स्ट्रेटेजी आप डेवलप करना। ये सिर्फ हम आपको क्या दे रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं। तो सैंपल देने से क्या होगा, आप पता कर सकते हो कि सैंपल मिलेगा तो फिर मेरा सैंपल मैं उसमें से कैसे बनाऊंगा कि 1 2 3 दिया है तो फिर मैं 4 पे क्या लिखूंगा, ये एक सैंपल है। फिर एमसीक्यू कैसे करना है वो भी बताऊंगा। न्यू सिलेबस अभी जो बताया, जैसे फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग, फिर कुछ फार्म स्ट्रक्चर वाले हैं, फिर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आपके सिलेबस में अभी नया है ना। तो सिलेबस में नया है तो वो कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर सिलेबस में नया है तो किसी भी एई में पूछा नहीं ना, किसी भी एई में फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल हाउसिंग पूछा ही नहीं है, और वो उसका पूछा भी है तो वेटेज होता नहीं है। तो वो कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगा। अब अपन है ना एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे किए जाते हैं, कौन सी बुक पढ़ी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। और फिर ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यू प्रैक्टिस और बुक्स में कौन बेटर है और कैसे इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सके। तो एसडब्ल्यूसी में क्या होता है, एसडब्ल्यूसी और आईडी, मेरा कर्सर दिख रहा है, एसडब्ल्यूसी और आईडी दोनों सिस्टर ब्रांच है। मतलब जिसने एसडब्ल्यूसी थोड़ा सा पढ़ा है उसको आईडी भी पढ़ना पड़ेगा, जब भी एसडब्ल्यूसी और आईडी समझ में आएगा, क्योंकि सॉइल वाटर कंजर्वेशन करेंगे तो इरिगेशन का रिक्वायरमेंट है, तो दोनों सिस्टर ब्रांच बोलते हैं। तो अगर ये पढ़ेगा तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। अब एसडब्ल्यूसी में हम लोग ने जो बीटेक में बुक्स पढ़ी है वो आर सुरेश की बुक पढ़ी है, क्योंकि हम लोग को वही उन्हीं सर की बुक रिकमेंड की जाती है। अब आर सुरेश पढ़ सकते हो आप, आर सुरेश की लैंग्वेज भी अच्छी है। बट आर सुरेश की आप बुक पढ़ोगे, मान लो परमानेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जैसे स्पिलवे है परमानेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो आप पढ़ोगे तो स्पिलवे में वो सारी जानकारी दे देगा ना आपको कि इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, उसका डायमेंशन ऐसा इतना होना चाहिए, फिर विंग वॉल का इतना होना चाहिए। तो ये सारा पढ़ने में एक तो इंटरेस्ट आता नहीं है, दूसरा इंटरेस्ट आ भी जाएगा ना तो इनपुट अपन आउटपुट जितना आप चाहते हो उतना हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि अब आपको पता होना चाहिए ना कि कितना पढ़ूंगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे पता लगेगा, मान लो किसी ने एक ही बार एग्जाम दिया, मान लो किसी ने ए का एग्जाम दिया। अब इस ए में क्या होता है कि सिर्फ वो हाइट पूछता है कि इतना हाइट कितना होगा, स्लोप कितना होगा, बट अगले ई में पूछ लिया कि भाई वो उसका फॉर्मूला लिख दो, तो फिर क्या करोगे। तो उसके लिए बताने वाला कौन, जो पूरा पहले से एग्जाम बहुत सारे लिख चुका हो। तो वो
डिवाइस करना पड़ेगा, आपको भी खुद करना पड़ेगा और मुझसे भी अगर मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मुझसे भी लेना पड़ेगा या बहुत सारे आपके अभी जूनागढ़ का कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे एमपीकेवी का होगा, कोई यहाँ पे आईआईटी का होगा, फिर कोई एमपीकेवी मतलब क्या बोलते हैं जेएनकेवी का होगा, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है ना जेएनकेवी या फिर पंतनगर का कोई होगा, तो आपके भी सीनियर है उन लोगों को भी निकाला है तो उनसे भी पूछना पड़ेगा। अब आर सुरेश पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसमें बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं ना, हाइड्रोलॉजी का सब टॉपिक होता है, हाइड्रोलॉजी के लिए अलग से बोलते हैं सुब्रमण्यम पढ़ो, फिर सुब्रमण्यम के बाद में एक और बुक है वो के सुब्रमण्यम के बाद एच एम रघुनाथ। अब ये सारी बुक 800-800 पन्नों की बुक है, क्या हाइड्रोलॉजी के लिए इतना पढ़ने की जरूरत है? अब हाइड्रोलॉजी पढ़ते रहेंगे तो फिर तो पीएचडी कर लेंगे, फिर पीएचडी कर लेता हूँ, यही का एग्जाम क्यों लिख रहा हूँ? फिर एफएमपी के लिए क्या है? एफएमपी के लिए जगदीश्वर सहाय, सबको पता है जगदीश्वर सहाय पढ़ते हैं, उसको इंजन के बारे में दिया है, सब कुछ टीलेज इंप्लीमेंट के बारे में दिया है, वो सब पढ़ लो, वो भी 800 पन्ने की किताब है। फिर पीएफई के लिए केएम साय बुक है, अब केएम साय भी पढ़ सकते हैं, पूरा है, पर उसमें सारा पूरा टेक्निकल दिया है कि ड्राइंग कैसे हो रही है, ड्राइंग के कितने इक्विपमेंट है, फिर ये यहाँ यूज होता है, फिर ये यहाँ यूज होता है, बट समझ नहीं आएगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा। आईडी के लिए एम माइकल साहब मतलब फॉरेन ऑथर है एक तो, और फॉरेन ऑथर में उसने यूएसए और कैलिफोर्निया और उसके सारे डिजाइन स्ट्रक्चर दिए हैं, अब उसको पढ़ोगे तो उसका लैंग्वेज समझ नहीं आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी तो बेसिकली हम लोगों ने बायोमास और गैसीफायर्स और वाला टॉपिक था हमारे जो बीटेक के सेकेंड ईयर में था, तो वो वाले जो नोट्स जितने भी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है, जैसे हम सिलेबस पहले बीटेक में पढ़ते थे ना कि सिलेबस इतना कवर कर लिया फिर उसका जेरोक्स करा लिया, तो वो सारे नोट्स रिन्यूएबल और फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन के मैंने निकाले हैं और मेरे नोट्स बनाए हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि इसके नोट्स कहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि बुक्स नहीं है। मैं अब रिन्यूएबल एनर्जी जीएन पांडे की बुक है, अब जीएन पांडे की बुक है तो मैं क्यों पढ़ूं? वो तो सिविल में पढ़ाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का अलग ही एक सब ब्रांच है, मैं वो क्यों पढ़ूं? या आप भी लोग क्यों पढ़ोगे यार? क्योंकि इसमें जाना तो है नहीं, सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो मैंने ये रिन्यूएबल एनर्जी और फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन के अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैंने बना रखे हैं, कंसाइज है, मैं दे दूंगा। अभी मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा। अब ये 4 सब्जेक्ट तो मेन होते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, बुक्स भी हो गई। अब क्या है कि मैं जब पढ़ रहा था मतलब मेरे पास बहुत सारी बुक है, रावत तिखाड़े की बुक है, प्रीतम चंद्र की बुक है, फिर एम के गर्ग की बुक है, फिर संजय कुमार है, ऐसे पवनजीत की किताब है। अब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कितना कर लूंगा? 10,000 10,000 भी करूंगा तो जिसमें से 5,000 तो रिपीटेड मिलेंगे मुझे। अब 5,000 रिपीट मिल गए, अब मान लो उनने मुझे क्वेश्चन बनाया, और क्वेश्चन सेटर क्या होता है कि क्वेश्चन सेटर भी अब देख के आता है कि कितना कंपटीशन है, कितनी सीट है, ऐसे सेट करता है ना। तो यार मैं बजाय एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ भाग के बजाय मैं उस कंसेप्ट को सीख लूं और मिनिमम अमाउंट ऑफ एमसीक्यू ऐसे सॉल्व कर लूं जिससे कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो मैं सॉल्व कर लूं। अब बच्चों को क्या होता है कि फोमो होता है, नहीं मुझे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता हूँ या कोई पूरे बना के क्वेश्चन दे रहे हैं वो कर लेता हूँ, बट ऐसा नहीं होता ना, ऐसा चलता भी नहीं है। आप कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट आगे ऐसा होता नहीं है कि मान लो अभी ये पवनजीत की मेरे पास बुक रखी है ऑब्जेक्टिव इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, ये सबके लिए पीएचडी जेआरएफ एसआरएफ के लिए सबके लिए। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन बनाया कि इवोपोट्रांसपिरेशन की मेथड बता दो या फिर डायमीटर बता दो, जो वो पेनमैन मेथड में डायमीटर होता है वो बता दो। अब मान लो किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये यूजी क्यों कर रहे हैं, तो मैंने फाउंडेशन ही नहीं पढ़ा, तो फिर मैं कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूं? अंधाधुंध तो नहीं भाग सकते ना। अब मान लो मेरे पास कोई रोड मैप ही नहीं आगे, तो अंधाधुंध कैसे भागूंगा? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले फाउंडेशन जरूरी है, और फाउंडेशन कैसे आता है? फाउंडेशन पढ़ के आता है, और पढ़ना कैसे पड़ता है? इनिशियली धीरे धीरे पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज पंप पढ़ लिया तो पंप के बाद फिर ड्रेनेज चले गया, ड्रेनेज के बाद फिर मैं सॉइल वाटर कंजर्वेशन पे चले गया, बट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पे चले गया तो पीछे तो देख लूं क्या चल रहा है। ऐसे मत पढ़ो आप। दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि जैसे अभी राजस्थान का शायद तक जूनियर इंजीनियर का पेपर होते हैं, उन लोग में वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो पूरा लिटरेचर पे जाते हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बहुत सारे सैंपल्स है, आईसीआर की वेबसाइट से, आईआरआई की वेबसाइट से। इनमें क्या होता है कि पीएससी एजी के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कंसेप्चुअल टॉपिक, बेसिक नॉलेज है, जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, टूल्स इन जीआईएस। दूसरा, टिलरिंग स्टेज ऑफ वेरियस क्रॉप, या वीट पैडी का रिक्वायरमेंट क्या है, कॉटन में वेजिटेबल में अगर वाटर स्प्रेडिंग हो गई है तो 3 दिन के लिए रखेंगे तो वाटर लॉगिंग होने से क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगी। फिर रूट्स में अगर वो रिक्लेमेशन प्रोसीजर करते हैं, तो ये बेसिक होते हैं बट अपने को समझ नहीं आएंगे क्योंकि हमने इंजीनियरिंग पढ़ा है। अब मैंने इंजीनियरिंग में क्या किया है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग में क्या किया है, मैंने इंजीनियरिंग में सीखा है। बीटेक में क्या किया था, बीटेक में क्या किया था, मैंने इंजीनियरिंग में सीखा जितना सिलेबस था। मुझे वो टीलेज इंप्लीमेंट पढ़ाया, बट टीलेज इंप्लीमेंट जरूरी क्यों है मुझे थोड़ी बताया कोई, कि सॉइल के रिक्वायरमेंट के लिए, सॉइल के टिल्स के लिए टीलेज करते हैं, मुझे नहीं बताया। तो अगर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आप पढ़ लो, जैसे बेसिक में सॉइल क्या है, टीलेज क्यों कर रहे हैं, फिर सॉइल में कितने हॉरिजॉन्स होते हैं, फिर मान लो ड्रेनेज में क्या होता है कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम क्यों हुआ। दूसरा, जितने भी जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में उसमें हमको पिक्चर्स प्रोवाइड ही नहीं किया। पिक्चर्स क्या, प्रैक्टिकल्स ही नहीं कराया ना उनने, प्रैक्टिकल्स नहीं कराया तो मैं मालूंगा कि मैं अगर मान लो कुछ कंजर्वेशन मेजर कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, पढ़ लिया अक्रॉस द स्लोप, अलोंग द स्लोप, समझ ही नहीं आते।
तो उसको समझने के लिए आपके पास नेट अवेलेबल है, आपके पास सीनियर्स अवेलेबल है, आपके पास कुछ मेंटर्स अवेलेबल है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ-कुछ एई में जैसे अभी आरपीएससी एई का है ना, तो उनमें क्या करेंगे वो कुछ लिटरेचर वाले कांसेप्ट पीएचडी वाले भी बंदे कुछ बनाएँगे तो पीएचडी का लिटरेचर कांसेप्ट जैसे अभी ट्रैक्शन थ्योरी का किसी ने पेपर दिया आरपीएससी एई का 2022 का या फिर जूनियर इंजीनियर का तो उसमें पूछ लेता है कि ट्रैक्शन थ्योरी किसने डेवलप करी है। अब ट्रैक्शन थ्योरी मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ कि ट्रैक्शन थ्योरी किसी ने डेवलप करी है मुझे क्या पता किसने डेवलप करी है। मान लो ब्रिक्सियस नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप करी है। अब जो एफएमपी का बंदा होगा जिसने एमटेक किया होगा, पीएचडी किया होगा, उसको ही ट्रैक्शन के बारे में नॉलेज है क्योंकि वो थीसिस लिख रहा है। बट आप लोग को कौन बताएगा ये? एक्सपीरियंस वाले बंदे बताएंगे। और एक्सपीरियंस वाले बंदे कौन? एक्सपीरियंस वाले बंदे वो नहीं जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है सर्विस में क्योंकि सर्विस में बात पूरा चेंज हो जाता है ना। सर्विस में तो मैं देखूंगा कि भाई अगर मान लो राजस्थान है या मध्य प्रदेश या यूपी में भाई फार्म मशीनरी वाला चलता है, राजस्थान में सॉइल कंजर्वेशन वाले काम चलते हैं, एमपी में फार्म मशीनरी वाले काम चलते हैं। तो अब उनको भी थोड़ी पता है कि दो साल के बाद क्या चेंज हुआ है। पता उसको है जिसने बहुत सारी एग्जाम्स लिख चुकी हैं और उसको पता है कि इसमें ऐसे पूछा जाता है। तो वही आपको बता सकता है और आप ढूंढ सकते हो, कोई भी मिल जाएगा आपको, बहुत सारे सीनियर मिलते हैं। तो मैंने आपको एमसीक्यू का फॉर्म बता दिया, बुक्स बताया और स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैंने अभी एक वाटरशेड का शायद तक अभी पीवाईक्यू लिया है, शायद तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, फिर भी मैं अभी शेयर करता हूँ, बताता हूँ आपको। ये वाटरशेड का पीवाईक्यू है, मैंने पुराने पीवाईक्यू लिए थे, दिख रहा है मेरा वाटरशेड का पीवाईक्यू आपको स्क्रीन? ठीक है। अब मैंने इसमें सारे पीवाईक्यू लिए थे, पीवाईक्यू लिए थे और सारे एग्जाम्स के क्लब करे थे ना। अब मैं एक पीवाईक्यू लेता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला पीवाईक्यू, ठीक है, ये वाला पीवाईक्यू मैं अभी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं कोई मेरा नॉलेज नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। ठीक है, ये मेरा पीवाईक्यू है ना। अब ये इसमें लिखा है कि टू वाटरशेड दिस क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन में एक आंसर होगा स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी, बाकी सारे तो कुछ पैरामीटर होंगे ना, उसने जो एग्जामिनर होगा उसके दिमाग में कुछ तो होगा ना कि कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है, ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होगा। तो अब मैंने मान लो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया कि हाँ भाई स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसलिए, बट पीछे नीचे तो ऑप्शन रहेगा ड्रेनेज डेंसिटी और फॉर्म फैक्टर के। अब मैंने वो नहीं पढ़े और अब अगले में देखना आपको, अगले में पूछ लेगा कि ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, ड्रेनेज डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ लेगा या ड्रेनेज डेंसिटी से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लेगा। तो आपने किया तो यही वाला क्वेश्चन सॉल्व, बट अगले में ड्रेनेज डेंसिटी आ गया तो सॉल्व होगा क्या? अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़िए ऐसा जिसमें है ना कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हो जाए। और दूसरा है कि दूसरे कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ या मेरे से हो जाएगा नहीं होगा, ये कुछ मैटर नहीं करता है। आपका फाउंडेशन कितना क्लियर है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, उसी से एग्जाम होता है, वरना किसी से एग्जाम नहीं होता है। मैं सोचूंगा कि मैं एमसीक्यू का फॉर्मूला ला लेता हूँ और पूरा कर लूंगा, तो नहीं होता है। तो अब बाकी आप समझदार हो, अभी मैंने ये आउटलाइन बता दिया पूरा, हाइड्रोलॉजी ये कैसे बुक पढ़नी है, एमसीक्यू का क्या पूरा सिलेबस, और सिलेबस तो पहले ही एक सर ने डिकोड कर दिया कि कैसे पढ़ना है। फिर हमारे यहाँ अभी हमने विशाल सर रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपको बता रहे हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैसे अभी पीवाईक्यू का सेशन लाना बाकी, वो भी आपको बताएंगे। तो उनका भी आप एक्सपीरियंस लें और मेरे बाद अभी सर बताएंगे तो उनका भी एक्सपीरियंस लेना। सो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर एग्रो अकेडमी कि उन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक फ्री प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम ज्वाइन कर पा रहे हैं और अपने, मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को, है ना? एक फ्री प्लेटफॉर्म दिया स्टूडेंट्स को और मेंटर्स को कि हम यहाँ पे ज्वाइन कर पाएँ और हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ, ठीक है? सो मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम्स निकाले, मतलब दिए भी हैं और कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक भी किए हैं। जैसे एमपीए का सर ने बताया आपको कि एमपीए का एग्ज़ाम मैंने निकाला और उसका एक इंटरव्यू फेस किया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को चीज़ ये लगी, और या फिर मैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ ये लगा कि एग्ज़ाम को निकालना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या हो गया है कि हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बेसिक बात करें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऐसी कोचिंग्स वगैरह नहीं है, जैसे कि सर ने अभी स्टार्ट किया, ऐसे बहुत कम कोचिंग्स आपको देखने मिलेंगी जो फार्म मशीनरी का या फिर बोल सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करा रही है। बेसिक सारी कोचिंग्स वगैरह क्या करती हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह बनाती हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई कोचिंग ही नहीं है जो आपको सिलेबस कवर करा रही है। और हम जो बीटेक में पढ़ रहे हैं या फिर एमटेक में मास्टर्स में पढ़ रहे हैं, वो उसका जो पैटर्न है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता ही नहीं है। जैसे सर ने अभी, शिवपाल सर ने बताया कि हम उसको, जैसे कि हम अलग अलग पर्टिकुलर बुक्स पढ़ते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बुक पढ़ेंगे, सर ने उसमें बताया नहीं, जीडी राय सर बुक होती है रिन्यूएबल एनर्जी, अगर आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो उस बुक के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हैं। हर एक बुक के ऊपर एक प्रकार का पीएचडी इंसान किया हुआ है और कई सारे रिसर्च पेपर उसका इंक्लूड है। लेकिन उससे एग्जाम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्या क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कोई बता ही नहीं पाता है। हम, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में किया था तो मेरी भी, मतलब मिस्टेक मेरी है, मिस्टेक से सीखते हैं इंसान, तो मैंने भी कई सारे मिस्टेक किए और मेरा हमेशा से ये रहा कि मैं क्या करता हूँ, सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि यार चलो यार, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, इरिगेशन के लिए बुक ए माइकल है तो ए माइकल को पूरा अच्छे से पढ़ लेता हूँ। फिर सोचा वाटरशेड के लिए बुक है तो ये वाटरशेड के लिए पूरी बुक को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आराम से कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आपको उसके लिए, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट, जैसे राजस्थान के लिए अलग हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एमपी के लिए अलग चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो आपको वहाँ इंपॉर्टेंट आपको
पता करना पड़ेगा, या फिर वो पता करने के लिए आपको कोई मेंटर चाहिए होगा जो आपको बता पाएगा। जैसे शिवपाल सर हैं और कई सारे एईज हैं यहाँ पे, जो आपको ये क्लियर बता पाएंगे कि कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, उस बुक से पढ़ना क्या है। अगर आप पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक बुक ही जो है आपको पूरा सिलेबस से ज्यादा आपको दे देती है, या फिर उसके अंदर आप उसी बुक के अंदर खो जाएंगे, और उससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के लिए वो आपको निकाल नहीं पाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा, हमारे सिलेबस भी हम देख चुके हैं, मैंने डिस्कस भी किया सिलेबस में, तो कई सारे सिलेबस को हमने, हाँ इस एग्जाम का ये एक खास पॉइंट है, एमपी या फिर दूसरे एईस होते हैं, उससे एक इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं कि अच्छा पॉइंट, प्लस पॉइंट हमारे लिए है कि इसके अंदर टेक्निकल चीजें ही पूछी जा रही है। मेरा भी हमेशा स्टार्टिंग ये रहा कि मैं टेक्निकल पढ़ता रहा। तो और अधिकतर बच्चे तो बीटेक के होते हैं, या फिर हमारे बीटेक वाले बच्चे होते हैं, उनका जो जीके होता है वो बहुत वीक होता है, मतलब थोड़ा वो वीक ही होता है अधिकतर लोगों का, कुछ लोगों का अच्छा हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों का जीके वीक होता है। या फिर अलग अलग से कुछ राजस्थान के होते हैं तो एमपी का, कुछ एमपी के बच्चे वो दे रहे होते हैं, तो राजस्थान का जीके उनको इतना क्लियर नहीं होता। तो ये एग्जाम हमको ये प्लस पॉइंट दे रही है कि हमको यहाँ पे केवल टेक्निकल ही पढ़ना है, यहाँ पे उसका जीके वगैरह इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रहेगा। तो ये हमारे प्लस पॉइंट है, इस प्लस पॉइंट को उठाना है और हमको इस एग्जाम को प्रिपरेशन करना है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बताना चाहूंगा कि मैंने भी देखा कि मैं भी जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहां पे लैगिंग लैगिंग क्या आ रही थी, लैग ये आ रहा था कि मैं क्या करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ और फिर क्या होता है, एग्जाम पास आने वाला होता है, फिर कुछ चीजें ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने के बाद मैं अपने आप को हाथ छोड़ देता हूँ कि यार नहीं यार, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है, या फिर ये चीजें आ गई, अब तो बहुत मुश्किल है, और फिर मैं सिर्फ जो होते हैं आपके टेस्ट सीरीज वगैरह, जो सर ने बोला टेस्ट सीरीज में ही फोकस करने लगता हूँ, या फिर जो पीवाईक्यूज की बुक्स वगैरह हैं उनको फोकस करने लगता हूँ। लेकिन वो अब समय चले गया कि आप ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़कर सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर याद करके वो निकाल सकते हैं। ये अब ये नहीं होने वाला, क्योंकि अब एग्जाम के जो एग्जामिनर हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि वो पता है उनको कि पर्टिकुलर टॉपिक है। जैसे कि अगर मैं आपको उस दिन पढ़ाया था मैंने कि सोलर के बारे में पढ़ा रहा था, सोलर कांस्टेंट के बारे में पढ़ा रहा था, तो वो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पूछेंगे आजकल, वो सोलर कांस्टेंट किस लिए यूज होने वाला है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो आजकल जो एग्जामिनर है वो पूछने लगे। तो हमको वहां ध्यान देना है कि चीजों के एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको किसी मेंटर से, किसी सीनियर से, या फिर आपके जो टीचर्स वगैरह वहीं वही आपको दे पाएंगे। तो एग्रोकेटिव को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां बच्चे ये जो चीजें हैं वो अपने वो सीख सकेंगे और आगे कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आगे मैं सेशन बनाते रहूंगा और क्लास से बनाता रहूंगा, और आगे पीवाई क्यूज भी मैं कराऊंगा, हो सकेगा तो। ठीक। एक्चुअली क्या है कि यूपीपीसीएस एई में क्या है कि 2 पेपर होते हैं। जैसे पहला पेपर एफएमपी और आईडी का होता है, दूसरा पेपर एसडब्ल्यूसी और पहला पेपर एफएमपी और पीएफई का होता है, दूसरा पेपर एसडब्ल्यूसी और आईडी का होता है। उसमें हिंदी और जीके अलग-अलग सेक्शन के साथ मर्ज है। तो उन लोगों ने पूरा फैक्चुअल पूछा था, और एई के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में फैक्चुअल पूछते हैं कि अगर मान लो स्ट्रोक ग्रोथ रेशियो पूछ रहा है तो वो फैक्चुअल पूछेगा कि वैल्यू कितनी है। तो इसमें भी फैक्चुअल उन लोगों ने पूछा था, और वो फैक्चुअल आपको जब भी याद, अब फैक्चुअल में अभी आज याद कर लेता हूँ, चलो मैं आज याद कर लिया कि पंप का प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर 120 से 300 होता है। तो मैंने आज याद कर लिया, तो अगर मेरा कंसेक्यूटिव रिवीजन होगा तो मुझे याद है ना, वरना मैं नहीं याद कर, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा ना। कैसे अटेम्प्ट करूंगा कि कोई पूछ लेगा कि स्पिलवे का रेशियो बता दो या पंप का ऑपरेटिंग प्रेशर बता दो। तो वो पूरे फैक्चुअल नेचर थे, और फैक्चुअल नेचर ऐसे थे कि मैं अगर उसको कंसेप्ट के साथ समझता हूँ और याद करता हूँ, जब भी मुझे याद, मतलब जब भी मुझे वो याद रहेगा, वरना वो मुझे याद नहीं रहेगा। तो पूरा फैक्चुअल नेचर था। दूसरा, ऐसा नहीं कि बीटेक लेवल पे पूछ लिया कि जैसे मैंने अभी कुछ क्वेश्चन कराए थे पहले, जैसे कट फिल रेशियो कितना होता है, या फिर कट फिल रेशियो जैसे क्ले सॉइल के बारे में, जनरली हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ते नहीं है। तो उन्होंने पूछा था कि स्वेलिंग और श्रिंकिंग होती है क्ले सॉइल में, वो क्यों होती है, उसके एक्टिव सरफेस एरिया के कारण होती है या क्या होती है। फिर एम माइकल एक स्टैंडर्ड बुक है, तो एम माइकल के क्वेश्चन जो पीछे के जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं वो सारे उठा के उन्होंने डाल दिए थे, और एम माइकल के जितने भी क्वेश्चन है ना वो पीएचडी लेवल के क्वेश्चन। तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ा होगा, वो सॉल्व कर सकता है। और कुछ ये है कि रिपीटेड भी थे, ऐसा नहीं कि रिपीटेड नहीं थे, मतलब बोल सकता हूँ कि 40% अगर आपने एमसीक्यू से सॉल्व करे होंगे तो 40% कर सकते हो, बट 40% कट ऑफ ही नहीं जाएगा क्योंकि पोस्ट ही बहुत कम है। 10-12 पोस्ट होती है, 10-12 पोस्ट में ऑलरेडी कुछ बच्चे सिलेक्टेड होते हैं और वो आते हैं, और फिर आप 40% सॉल्व कर लोगे, तो 40% सॉल्व करने से आपका नाम आ तो जाएगा, बट इंटरव्यू में आप बाहर हो जाओगे। ऐसे पढ़ के फायदा क्या है, जिससे अच्छा ऐसे पढ़ लो कि ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ ये वाला फैक्ट है, फैक्ट के साथ कैसे पढ़ लेंगे इसको, कैसे याद होगा, ऐसे पढ़ लो। दूसरा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इतने फैक्ट है कि एक साथ फैक्ट में याद नहीं कर सकता ना, कि मान लो इतने सारे फैक्ट है कि मान लो कोई भी टॉपिक है उसके 4-5 फैक्ट एक साथ याद कर लूं, आज याद कर लूंगा, कल भूल जाऊंगा। तो दूसरों ने कैसे याद करे, कैसे सस्टेन करे, वो भी हमको ज्ञान चाहिए ना। तो वो ज्ञान कौन देगा, या तो आप खुद से बनाओ या फिर आप किसी से पूछो। और आप आजकल किसी से भी पूछोगे ना तो वो बोलेगा कि मैंने तो एग्जाम दिया ही नहीं और मेरा तो होगा ही नहीं, या फिर मेरे को कम नंबर आ रहे हैं। वो आपको ऐसे बताएगा नहीं, क्योंकि ग्रीडीनेस
वर्ल्ड ही ऐसा हो गया ना पूरा कि सबको अपना-अपना करना है। यूपी में तो क्या है कि फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा पूछते नहीं है। अच्छा। फिर एमपी में क्या होता है कि एसडब्ल्यूसी और आईडी ज़्यादा पूछ लेते हैं। ओके। राजस्थान में क्या होता है कि वो पीएफई का कम पूछते हैं बट एसडब्ल्यूसी, आईडी और एफएमपी पूछ लेते हैं अच्छा खासा, ओके। राजस्थान में। फिर जो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड में क्या करते हैं कि वो एसडब्ल्यूसी के साथ में फार्म स्ट्रक्चर, बिल्डिंग और उनका कंबाइन करके पूछते हैं। हिमांशु सर रेज़ हैंड कर रहे हैं, तो हिमांशु सर को ले लेते हैं अपन अभी। अरे थोड़ा बिजी रहता है, संडे थोड़ा मिलता है, कभी कभार तो वो भी नहीं मिलता है। जो भी लगता है कितने लोग जुड़े हैं, कितने स्टूडेंट है इसमें, एस्पिरेंट कितने जो पेपर देने वाले हैं? सभी पेपर देने वाले हैं। सही पेपर देने वाले हैं तो सभी को पहले तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, घर पे हैं अभी थोड़ा, नहीं तो कैमरा खोल के बात करते, इसी बात जरा करेंगे। तो इसमें देखो, पहले भी हम थोड़ा देख रहे थे, पूरा तो जुड़ नहीं पाया। शिवपाल ने इसे बताया बहुत सी चीजें कि कौन कौन सी बुक्स क्या होना चाहिए, और अपने आप तो इसे अगर बुक से ही सब लोग पढ़ लेते तो कोई मतलब नहीं था, उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी होती है। जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि यहाँ बहुत दिन बाद पेपर आया था, 2019 में जो फॉर्म निकला था बहुत दिन बाद आया था, तो हम लोग को पूरा ग्राइंड करना पड़ा। तो ये लोग एक दो पेपर एक्सपीरियंस भी हैं जो इस टीम में पूरे एग्रो एकेडमी के हैं, तो ये आपको बता पाएंगे क्या गलतियां आदमी कर सकता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या गलतियां हो सकती है। वरना आप शुरुआत से अगर अपने आप हर चीज करना चाहेंगे तो उसमें रहेगा कि आप गलतियां करेंगे और सीखेंगे, उतना टाइम मिलता नहीं है। अब जो 2-3 साल से आपसे पहले जो इस बार नए आए हैं, जो पहले से कर रहे हैं, तो उनके में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, तो वो आपसे थोड़ा आगे ही है। तो आपको पीछे नहीं रहने के लिए किसी की हेल्प पे गाइडेंस चाहिए। मेरे लिए भी गाइडेंस के लिए क्या था कि जो मेरा महाराष्ट्र से ग्रेजुएशन था, एमपी के भी राहुरी से, तो वहाँ जिन लोगों ने जो किया था उनसे मैंने थोड़ा बहुत कंसल्ट किया कि कैसे क्या रहता है, तो धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी टाइम लग गया था क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस कोई सी कोचिंग नहीं थी। थैंक्स टू विमल कि उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है सभी एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के लिए, नहीं तो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के लिए कोई सा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहाँ पे हम लोग आ सके और कुछ उनको चीजें मिल सके। हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो यही बताना चाहेंगे कि तो इसमें क्या है कि आपको एक गाइडेंस जब मिल जाता है तो इससे आप आगे आसानी से जा सकते हैं। वरना आप गलतियां करेंगे, फिर सीखेंगे ये करना है, ये नहीं करना है, फिर आपके एक, अब देखो, एक ये भी निश्चित नहीं रहता है कि एग्जाम का अगली बार आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जब मैंने दिया था तब तो समझो 2014। फिर आए फॉर्म, उनके बच्चे भरेंगे। हाँ, तो वो हो सकता है, ठीक है, कि आपको बच्चों के साथ फिर पेपर दे रहे हैं, मतलब हो सकती कोई भी कंडीशंस आ सकती है। तो ये कंडीशन आने से पहले ही, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की काफी कम जगह आती हैं, एक ही आई और काफी अच्छी जॉब। पहले तो बता दो, ये जो जॉब होती है हर स्टेट में 5400 ग्रेड पे की है, और शायद से उड़ीसा में 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे की है। तो 5400 ग्रेड पे जो होता है हमारा, एक गेस्टेड ऑफिसर का ग्रेड पे होता है, क्लास 2 की पोजीशन होती है, मतलब यू आर एट ए रेपुटेड पोजीशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आप एक क्लास 2 लेवल के ऑफिसर होते हो, आपकी बात का मतलब महत्व होता है। ठीक है, क्लास 2 में जैसे कि जो जैसे एसडीएम्स होते हैं, तहसीलदार्स होते हैं, वो अपनी वैसी पोस्ट हो गई, उन सब में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वाली हो गई, इनका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, मजिस्ट्रेट लेवल के हो गए। उसके अलावा और भी होते हैं, एईज हो गए। एज के अलावा जैसे तुमने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है, और बहुत सारे ऐसे पद होते हैं। ठीक है, तो इन सब पद के मतलब बराबर ही आप समतुल्य रहते हैं। तो ये आपका जो काम होता है, आप जब डिस्ट्रिक्ट में जाते हो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मैं अभी हमारे अलग अलग पोस्ट होते हैं, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर की मुझे पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, सब डिविजनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर पोस्टिंग होती है, एसडीओ एग्रीकल्चर करके शॉर्ट में बोलते हैं, तो अभी मैं एसडीओ एग्रीकल्चर हूँ। और इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर भी होता है, जो अपना सॉइल कंजर्वेशन का होता है, वो एक डिवीजन पे होते हैं, वो ये सब चीजें देखते हैं कि ये सब टेक्निकलिटी को, टेक्निकल सैंक्शन वगैरह इन सब चीजों को देते हैं। तो आपको जब डिस्ट्रिक्ट में आप होते हो तो आपका जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं अलग अलग की आपको। और जिम्मेदारी जैसे इस समय मेरे पास क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट जो है, नेडा आपने सुना होगा, मेरे पास उसका चार्ज भी है। तो मैं जो घरों में सोलर वगैरह लग रहा है, इसका चार्ज है। तो आप जिस हिसाब से परफॉर्म करते हो, क्या करते हो, इस पर डिपेंड रहता है। तो आपको एक अच्छा मतलब कि प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप अपने आप को प्रूव कर सको। सोशल आपको मतलब बहुत ही अलग एक पहचान मिल जाती है। ठीक है, आपको लोग अलग तरीके से देखें तो पहले तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप टेबल के उस तरफ हो। जब टेबल के इस तरफ आ जाओगे ना तो काफी चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, अभी आप कहीं अगर जाते हो किसी ऑफिसर के पास तो आपके अंदर एक हिचक रहती हो कि कैसे क्या जाए, क्या बात की है, क्या नहीं है। तो वो चीज आपको समझ में आएगी जब उस तरफ आ जाओगे। ठीक है, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपकी लाइफ काफी बदल जाएगी। इसलिए मैं कहूँ जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, काफी
पॉजिटिव डायरेक्शन में रहें और हताश इसमें नहीं होना। इसमें क्या हो, बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है, आपको लगे यार नहीं हो रहा है, अब कैसे होगा, क्या होगा। मेरे टाइम पे कुछ ने बता दिया, मेरा खैर ग्रेजुएशन हो रखा था, पंत नगर में एमटेक कर रहा था, तो किसी ने बता दिया अरे यार वो पीएचडी करे हुए हैं, आईआईटी के हैं, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो दिमाग से पूरा निकाल दो, ठीक, कोई आईआईटी का हो चाहे कोई एमआईटी का हो चाहे कहीं का भी हो, आपके अंदर जो है उससे ही आपको करना है, ठीक है। आप पास तलवार है तो आपको तलवार से लड़ना है, ये नहीं आपके पास कौन सी ब्रांड की तलवार है, ठीक है। वहाँ युद्ध में आपकी तलवार काम आएगी, ब्रांड नहीं काम आएगी। तो इसके ऊपर आपकी स्किल डिपेंड करे कि आप तलवार कैसे चलाते हैं युद्ध में। तो वो युद्ध है, आपको अपनी तलवार को सही से इस्तेमाल करना है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है आपको, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कोई बात नहीं, अच्छा है। निगेटिविटी आएगी, उसे आपको पॉजिटिव मोटिवेशन तरह यूज करना है। एग्रो एकेडमी एक हमने इनका सिलेबस वगैरह देखा है, आगे भी हम आपके साथ में रहेंगे, कोई आपको कुछ लगता है तो हम बताते रहेंगे। सिलेबस वगैरह जिसे डिजाइन कर रहे हैं उसको भी देखते रिव्यू करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के वो सब चीजें होती हैं। और बाकी कुछ भी आपको दिक्कत आए तो आप पूछते रहिए, ठीक है, ग्रुप वगैरह बना देना तो उस पर हम रिप्लाई करते रहेंगे। लेकिन आप लोग तैयारी पॉजिटिव वे में करिए। आप जहां आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राजस्थान में काफी सारी पोस्ट आई मुझे लगता है। कितनी पोस्ट है? 281 मायने रखती हैं, ठीक है, 281 क्लास 2 लेवल की पोस्ट है आपके पास। अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ आप कर सकते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसको बिल्कुल ना छोड़ें, पॉजिटिव वे में चलते रहें। एग्रो एकेडमी आपको पूरा सहारा देगी, ठीक है, आपको मतलब पूरा गाइडेंस मिलेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ लगता है तो उसके लिए तो वही टीम है ही। बस ये है कि हताश नहीं होना बीच में बिल्कुल है, कह लगे नहीं इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक में ये नहीं हो रहा वो नहीं, और देखो ये सब होगा एग्जाम तक की, बहुत बार होगा, लेकिन जो आदमी टिका रहता है ना वही आखिरी में जीतता है, इतना याद रखना, ठीक है। मोटिवेशन ये लेके चलो कि मतलब कि तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी अभी जहाँ पे हो, ठीक है। मैंने क्योंकि 15,000 पे भी जॉब करके देखी है, ठीक है, इंटर्नशिप में 15,000 में मिलते थे कॉलेज के बाद। फिर एक जगह आओ वो रहता है कंसल्टेंसी के थ्रू, मैं 18,000 पे जॉब की है, उसके बाद फिर यहाँ आके मेरी मतलब की सैलरी हो गई सीधे, मेरे को 5 महीने की सैलरी एक बार मिल गई, समझ रहे हैं, मतलब 75-76 हजार रुपये पहली मेरी सैलरी कुछ थी, एक बार मिल गए। तो मुझे लगा मतलब कि पता नहीं कहाँ मैं क्या कर रहा, तो एक अलग ही फील आता है। तो इसी को ये फील के लिए आप लोग काम करें, एक अच्छा आपको वो आएगा, ठीक है, बदलाव आएगा। तो इसके लिए, लेकिन बदलाव के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। बाकी साथ देने के लिए एग्रो एकेडमी है, आपको पूरा साथ मिलेगा, ठीक है। और किसी कुछ पूछना वूछना हो तो पूछ ले। यस सर, गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे आपने बताया कि बुक वगैरह से पढ़ने में बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो सर कंटेंट हम मतलब जैसे अगर बेस लेवल का भी पढ़ें, क्योंकि हमने अभी रिसेंट में राजस्थान जेईएन का भी एग्ज़ाम दिया है, हाँ हाँ तो उसमें सर मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ का जो जीके जीएस लेवल 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस के रहते हैं, वेटेज 75 वहाँ के में हमारे कोर सब्जेक्ट के थे, तो इसके वजह से मेरा हो नहीं पाया था वहाँ पे। तो सर जैसे कि वहाँ पे मैंने एग्जाम दिया, तो ये मैंने देखा कि बेस क्वेश्चन बेस लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और जो जो फैक्ट एक्चुअल फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो डाटा वाले होते हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो उनको सर कैसे हम हैंडल करें, और उसके लिए हम कहाँ से प्रिपरेशन करें और कैसे करें? देखो क्वेश्चन जो आते हैं तो बताया, जैसे कि जीएस की बात कर रहे हो ना, जीएस तो है नहीं, इसमें टेक्निकल इसमें नहीं जीएस सर। है उसका नहीं। ये सर उसका ये कहना है कि जो ये कुछ क्वेश्चन पहले भी आते थे और थोड़े अभी भी आते हैं कि कुछ हम्म फैक्चुअल आते हैं, डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनको कैसे उनसे कैसे डील करें, क्योंकि बुक से पढ़कर हम वो तो थ्योरी तो ले ही लेंगे या फिर नॉलेज ले लेंगे, तो वो उनका कहना है कि कैसे हम डील कर सकते हैं फैक्चुअल आज के क्वेश्चन वही से, ना, मतलब डेटा वाले जो क्वेश्चंस आते हैं डेटा उनके वाले बारे में बोल क्वेश्चन। रहे हैं हाँ ना। हाँ तो हाँ डेटा वाले क्वेश्चन देखो सब सारे एग्जाम्स में आते हैं, कि एकदम छोटे से छोटे एग्जाम से लेके यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं, वो कुछ परसेंट उसमें रहता है, ठीक है। तो वो आप जब उसे पढ़ेंगे तो उसमें बीच बीच में आते रहेंगे, आप वही बता ना, पेपर से एनालाइज करके वो आपको निकाल के अलग से देते रहेंगे हम लोग, कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें। एक्चुअली ये देखा जाता है कि पिछले पेपर्स में क्या चीज बार बार पूछी गई है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान दे के है, ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं और कोई चीज आपको लग रहा है कि बार बार आप भूल रहे हो, ये हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपना अलग से नोट कर लेना उसको है, जब पढ़ो हर बार दूसरे तीसरे दिन उसको रिवाइज करते चलो, क्योंकि डेटा के क्वेश्चन तो आएंगे पक्का, सब क्वेश्चन है, 10-15 पक्का आने को है, ठीक है, क्योंकि हर चीज लॉजिकल नहीं आ सकती है और हर चीज डेटा वाली नहीं आ सकती, तो आपको पूरा बैलेंस बना के आपको चलना होगा।
ये नहीं कि आप खाली डेटा पे ही लग जाओ, तो डेटा को भी आपको थोड़ा अब वो अपने आप आपको मेमोराइज हो जाएंगे, आप जिसे पढ़ते चलेंगे तो उसमें धीरे धीरे तो पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हें हो गए। जैसे बता ना स्पिले वगैरह पे कितना ड्रॉप होना चाहिए, कितना स्लोप होना चाहिए, क्या है ये अब याद हो जाएगा, किस लेवल पे कौन सा बंड बनता है ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपना वो क्या कहते हैं क्लीनिंग ग्रेडिंग वाली है जो उसकी केम सा है, इसमें पूरी बुक वो तो मतलब आपको रट्टा ही मार लेना है। ठीक है, उसके सवाल आते हैं पोस्ट हार्वेस्ट में, अच्छे से आते हैं। वो बुक बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब डायरी टाइप की बुक आती है, उसको आपको पूरा रट्टा मार लेना है। रट्टा क्या मारना, उसे 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ना कि चलो जैसे ठीक है ये है, ये मशीन जैसे स्लो स्पीड में चलती है, जैसे ये काम जो ग्राइंडिंग वगैरह करती है तो स्लो चलेगी, और जो काम मतलब क्या कहते हैं क्लीनिंग वगैरह करती है तो ये तेज चलेगी, तो इसका आरपीएम क्या हो सकता है क्या होता है, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वही है, उस हिसाब से आपको पढ़ना। अगर आपको लगे कि नहीं ये भूल रहे हैं तो उसको क्या करो कि हर चीज नहीं भूलो, थोड़ी बहुत भूलोगे तो उसको क्या करना है, उसे पर्ची पे लिख के या कुछ भी करके स्टिकी नोट्स पे जहां बैठते हो वहां पे अपने सामने चिपका लो। जब कभी ऐसे जैसे उधर नजर पड़ जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, एक तुम्हारे मेमोरी फिक्स हो जाती हुआ कि हाँ दीवार पे मेरे वो लिखा था। इस तरीके से तुमको अपने शॉर्टकट्स बना के उन चीजों को टैकल करना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम्स तो उसका एक वैसा सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ चलो ये सवाल है तो इसका ये फॉर्मूला लगा दिया, उसको अपने तरीके से टैग है। उसका यही है कि, और एक और है कि पढ़ना तो कुर्सी और मेज पे, मेरी मतलब सलाह है कि टेबल और कुर्सी बैठ के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है उससे। ठीक है, और सामने अपना जो चीजें रहेंगी ना तो उसी में स्टिकी नोट्स वगैरह से जो भूल रहे हो, जैसे रहता है कि कौन सी सॉइल में कौन सा वो रोटावेटर कौन से ब्लेड्स यूज होने चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन आता है आपको, हाँ ये डेटा याद नहीं रहता है किस आरपीएम पे कौन सा चलना चाहिए, ठीक किस स्पीड में, जैसे क्या कहते हैं कौन सा कल्टीवेटर की स्पीड पे चलाना चाहिए, रोटावेटर की स्पीड चलाना चाहिए, हार्वेस्टर चलता किस स्पीड पे चलता है, तो ये सब चीजें डेटा ही है। तो ऐसे अगर हम लोग सोचें कि अरे ये डेटा है वो डेटा है कितना याद करें, कि हम रटते ही रहेंगे, इंजीनियर हैं टेक्निकल पूरा अपना लॉजिक लगाएंगे, ये करेंगे वो कराएंगे, हम कोई नॉन टेक्निकल तो है नहीं, तो ये बात नहीं है। ये चीजें अपना पढ़ते पढ़ते सब मेमोराइज में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसकी चिंता मत जी करो, उसको इस तरीके से डील करना। अगर जो चीज ज्यादा बार भूल रहे हो उसको स्टिकी नोट में लिख के अपने सामने चिपका लेना और रोज देखते रहना है। तो हर स्टेट में अलग अलग स्कीम्स अभी चल रही हैं, बहुत सी कॉमन स्कीम्स हैं। तो जब गवर्नमेंट तुम्हें चाहेगी तुम्हें अंदर ले रही है तो चाहेगी तुम उस पर आते थे काम करो। एक चीज मतलब गवर्नमेंट की है कि आपको प्रॉपर कोई ट्रेनिंग वगैरह जल्दी नहीं मिलती है, सीधे आपको काम पे भेज देंगे ये करो वो करो। ठीक है, तो उसके लिए जो स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, जैसे मानो राजस्थान में कुछ चल रहा है, सॉयल वाटर का चल रहा है, तो सॉयल वाटर का किस पार्ट पे काम हो रहा है उस पार्ट पे फोकस करके उसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं कहीं भी जहाँ पे जो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये देखे रहना, ये आपको करंट अफेयर से बढ़ के थोड़ा वो करके इसको एनालाइज करते रहना, तुम भी विमल, और इसको सब बताते रहना। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था मेरा, एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि व्हाई वी आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट लाइक फॉर बेसिक पर्पज सैलरी, इसमें अपनी सैलरी क्या रहती है ज्वाइनिंग पे? ज्वाइनिंग पे तो 5400 ग्रेड पे की है ना अभी, हाँ वही है क्या ग्रेड पे की, राजस्थान में भी 5400 ग्रेड पे की ना, 5400 ग्रेड पे की। जब तक तुम लोग ज्वाइन करोगे ना तब तक तुम्हारे लगभग 1 लाख करीब हो जाएगी। सैलरी की चिंता मत करो, सैलरी बहुत रहती है, तुम्हारा मन खुश रहेगा तुम्हारा। गाड़ी देखो अलग अलग स्टेट्स पर रहती है, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि यहाँ क्या है, यूपी का हम बता दें, कुछ सिटीज में नहीं है, कुछ सिटीज में ऐसे जितना इधर को है अपना ये एनसीआर वाला सर्कल है, उन डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो वहाँ पे गाड़ी वाड़ियाँ अच्छी है, बुलेरो वगैरह मिलती है, सब कुछ आपको रहता है। किस जगह पे कहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है वहाँ पे आपको गाड़ी नहीं मिलती है, आपको अपने से एडजस्ट करके चलाना पड़ता है, लेकिन ये है कि सही रहता है, सब सब रहता है, हर चीज रहती है, ये नहीं कि आपको है नहीं, यू आर एलिजिबल फॉर, मतलब कि गाड़ी रहेगी आपके पास, उसका भी रहता है क्या कहते हैं पीएन वगैरह भी आपके पास रहेंगे। ठीक है, हर चीज रहती है, पूरा स्टाफ आपके नीचे काम करता है। ठीक है, और बाकी अलग अलग पोस्ट, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो यहाँ अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग काम, तो मैं एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ तो मेरा काम रहता है जितनी भी योजनाएं चल रही हैं तो उनका प्रचार प्रसार करना, जो भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं कहीं इसकी यंत्रों की बात करें तो एसएमएम करके चलती है, सब सी सब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करके। ठीक है, तो अच्छा, हाँ तो ये सब चीजें हैं, तो अलग अलग काम रहता है। बाकी गाड़ी और उसका है, सैलरी देखो बहुत बढ़िया है, उसकी चिंता ना करो। और जो अपना वो है अभी 8वां वेतन आयोग लग जाएगा अगले साल से, तो जब तक तुम लोग ज्वाइन करोगे, सेलेक्ट होगे,
तो तुम अच्छी सैलरी हो जाएगी, सबकी लगभग 1 के करीब पहुँच जाएगी, तो 1 काफ़ी मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। और गाड़ी भी मिलती है, राजस्थान में भी होगी जहाँ तक ज़्यादातर गाड़ियाँ होंगी, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है ना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड कर दिए है, अब काम सरकार लेना चाहती सबसे है, ये है। अब सैलरी ज़्यादा होगी तो गाड़ी खुद भी ले सकते अरे गाड़ी तुम हैं, ले ये भी लोगे है। यार, 3 महीने में हाँ, गाड़ी गाड़ी खुद खरीद लोगे, गाड़ी ले चिंता लोगे। ना करो। अभी फोकस सैलरी से ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस पे करें। सर एक क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली कि जैसे कोई अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है और वो डायरेक्टली इधर आता है, तो सैलरी जो स्टार्टिंग में होती है वहीं से स्टार्ट होती है या फिर जो वो सर्विस करते देखो हैं? हम बता रहे तुम्हें, देखो हम बता, अभी कितनी सैलरी है तुम्हारी ये बताओ पहले? मेरी 1.25 लाख। 1.25 लाख करीब है ना, तो उससे उसका डिपेंड नहीं करेगा, तुम्हारी प्राइवेट में थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जिनके 18 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख का पैकेज था, लेकिन जो तुम्हें यहाँ पे जाके वो मिलते ना बेनिफिट्स वगैरह, वो सब मिलते हैं, एक अलग सोशल तुम्हें रिप्रेजेंटेशन अलग तुम्हारी मिलती है यहाँ पे है। बात ये होता है, ठीक है, कि ऐसे तुम बताओगे या किसी को अपना इंट्रोड्यूस करोगे, तुम्हारा काम बने ना बने, लेकिन तुम एज ऑफिसर जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, तो तुम्हारा 50% काम बनने के चांस ज़्यादा रह जाते हैं, तो इसी के लिए लोग करते हैं तैयारी। बाकी सैलरी करो तो प्राइवेट में तो बहुत सैलरी मिलती है, 1-1 करोड़ के पैकेज होते लोग के हैं। गवर्नमेंट जॉब का है वो क्रेज चलता आया है, अभी लगता है 100 साल तक तो चलेगा ही, जब तक हम लोग हैं। जॉब सिक्योरिटी का मेन इम्पोर्टेंट है कि जॉब जॉब सिक्योरिटी सिक्योरिटी बहुत होती मेन है ना तुम्हें यहाँ। अरे यार हम बता रहे तुमको, हम अपने क्लर्क को चाह कर भी हम 3 साल में सस्पेंड कर पाए, उससे परेशान हो गए, समझ रहे हो? अब वो वो काम बिल्कुल करे या काम ना नहीं करे। करता, और जब बिल्कुल काम नहीं हाँ, करता है, अब वही है यहाँ पे, मतलब आना थोड़ा कठिन है, लेकिन जाना बहुत मुश्किल है। ये सर जैसे कि सिलेबस में सर, जैसे कि हमें इरिगेशन में मेथड्स ऑफ इरिगेशन, उसमें फरो वगैरह, बॉर्डर इरिगेशन सिस्टम, बेसिन इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पढ़ना है। तो सर हमें इसमें कैसे ये करना पड़ेगा कि सर फरो इरिगेशन का भी डिजाइन कंसिडरेशन पढ़ें और स्प्रिंकलर का भी पढ़ें या फिर ड्रिप का भी पढ़ें? अरे यार देखो, पहली बात तो उसमें इतना कठिन कहाँ है यार, कुछ फरोवरों में वही तो है कि कितना परसेंट स्लोप रहता है, क्या रहता है, तुम्हें पता ही है। फरो रिज रहती है, वो मेड़ ऐसी छोटी सी बना देते हैं, वो किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, यही सब है। ठीक है, 2-3 उसमें इतना कोई वो नहीं है, धीरे धीरे तुम शुरू करो ना। अभी पहले कोई एग्जाम दिया आपने? ये सर अभी राजस्थान जेईएन का दिया था। हाँ, तो जेईएन का दिया था, तो उसमें तो जो पढ़ तैयारी की होगी ना, तो इतना कुछ उसको कहीं कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। वो पढ़ना, वो धीरे धीरे करके देखो सब समझ में आएगा, समझो। क्या ऐसा क्या कुछ नहीं पढ़ना क्या नहीं पढ़ना हम उसके लिए गाइड करेंगे आपको। उसके शिवपाल लिए। सर भी गाइड करेंगे, इरिगेशन में पे गाइड करेंगे आपको कैसे पूरा पढ़ना है, गाइड हो क्या जाएगा, क्योंकि पढ़ना है। देखो बहुत हाँ, सी चीजें ऐसी होती है कि तुम किताब से ढूंढ ही नहीं पाओगे, सिलेबस कॉपी लेके पढ़ना होता है। पहली बात तो सबसे पहले ये पॉइंट रखना होता है कि किताब से नहीं, सिलेबस कॉपी से पढ़ना होता है। और सिलेबस कॉपी में वो पॉइंट हैं जो तुम्हें चाहे रिसर्च पेपर के अंदर मिले, चाहे तुम्हें गूगल पे मिले, चाहे चैट जीपीटी मिले, चाहे बुक के अंदर मिले, या किसी कोचिंग से मिले, तुम्हारा सब कंपाइल कर अगर एक जगह मिल रहा है, तो वही तुम्हारा यहाँ फायदा रहता है। तो इसीलिए तुम हाँ। एक जगह से तुम नहीं पढ़ पाओगे, तो उसे पूरा ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ के ही सिलेबस से एक एक पॉइंट को कवर करना है। अगर 10-5% छूटते हैं तो जाने दो, लेकिन बाकी सिलेबस कॉपी में पूरा क्लियर करना है, ठीक है। नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहेंगे आपको भी, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ अलग अलग सिलेबस मिलेगा आपको, तो सिलेबस के स्टिक रहेंगे और वही वैसे आपको पढ़ाते रहेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे राजस्थान में थोड़ा रिक्रूटमेंट जो है वो रेगुलर हुआ है, जैसे जेईएन का हो गया था, और अभी भी शायद एग्जाम का प्री हुआ है। अभी तो हुआ है, हाँ। तो सर राजस्थान का थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगा सर, जो ये वाली वैकेंसी आई है, इसके लिए हम्म। कंपटीशन को देखते हुए क्या सेफ कट ऑफ वगैरह रहेगी, किस तरह का कंपटीशन रहेगा सर ओवरऑल पेपर का जो 150 मार्क्स का हो रहा है? अभी कट ऑफ की अभी बात नहीं करते, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है हमारा प्रिपरेशन। कट ऑफ की धन्यवाद अभी सर, बात आगे करना देखो, सही नहीं है। कट ऑफ का रुको, हम तुम्हें एक चीज बता दें, मिनिमम 60% नीचे कहीं का कट ऑफ नहीं आता, 60-65% से नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ किसी भी एग्जाम का, कोई बता। लेकिन अपना टारगेट करो, कम से कम 80% तुम्हें स्कोर करने, टॉप रैंक के लिए ऑलवेज टारगेट करो। कि 27-28 लोग जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा जो रिजल्ट निकले तो टॉप 50 के अंदर ही सब लोग आए। जितनी अच्छी रैंक आएगी, उतना तुम्हें आगे प्रमोशन में काफी फायदा मिलेगा, पता क्योंकि मिलेगा। प्रमोशन होते हैं तो आपका जो ग्रेडेशन लिस्ट बनती है, तो आपकी रैंक के हिसाब से बनती है। तो आपके 281 लोगों में जो 250 नंबर पे होगा, उसका प्रमोशन आपसे 5 या 6 साल बाद बाद में। होगा। बल्कि जो आप पहले से 50 में होगा, उसका तीसरे चौथे साल में जब प्रमोशन शुरू होगा आपके बैच का, तभी हो जाएगा। तो इसीलिए अपने टॉप रैंक के लिए करो, टॉप रैंक का यही फायदा रहता है, ठीक है, उसके जी लिए जी। मत। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। धनराज सर, गुड गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून। विशाल चौधरी को तो हम पहले से जानते हैं और शिवपाल को भी पहले से जानते हैं, तो जी इनको सर। तो एमपी के बारे में पहले से ही मालूम है कि कैसे जी वर्क सर, काम थैंक यू करता है। और जो ए की पोस्ट है एमपी में सबसे सुकून पोस्ट है, वर्कलोड कम है, मतलब अगर ये पूरा स्टाफ अगर अवेलेबल है तो वर्कलोड कम है और सफिशिएंट पोस्ट है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज अ प्रेजेंट करते हो, आप अगर सहायक कृषि यंत्री के पद पर जाते हो तो वहाँ पे जैसे मैं शाजापुर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि शाजापुर में जितनी भी मशीनें इंप्लीमेंट होगी, अगर सुपर सीडर की बात आएगी तो सबसे पहले कलेक्टर महोदय या डीडीए महोदय सिर्फ मेरे को कांटेक्ट करेंगे सुपर सीडर अवेलेबल है कि नहीं है। तो सब कुछ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के बारे में जब बात आएगी तो वो हमें ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसमें। ये चाहे वो नरवाई के बारे में हो, हम नरवाई के बारे में, नरवाई प्रबंधन के बारे में हम डीडीए के साथ मिलकर काम भी करते हैं। तो यही वर्क वर्क रहता है। और दूसरा ये कट ऑफ के बारे में मैं अभी सुन रहा था कि कट ऑफ के बारे में कोई स्टूडेंट जानना चाह रहा था कि कट ऑफ कितना रहेगा। ये कट ऑफ के बारे में माइंड हटा दो, इसका कितना कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ सिलेबस के पैटर्न और एग्जाम के पैटर्न के अनुसार रहेगा। मान लो किसी साल पैटर्न टफ रहा, एग्जाम का पैटर्न टफ रहा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे आएगी, और इजी पैटर्न रहा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई जाएगी। तो इसका छोड़ दो कि आप कट ऑफ कितने रहेगा। मान लो 260 नंबर लाके अगर एग्जाम पैटर्न इजी रहा तो 280 कट ऑफ जाएगा, सबके लिए इजी जी। रहेगा। तो कट ऑफ वाला छोड़ दो। आपको सबसे पहले एक चीज ये याद रखना है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि पहली सीढ़ी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न को समझना। और एग्जाम पैटर्न को समझने की, जिस चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, यूपी हो, कहीं का भी एग्जाम हो, उसको पैटर्न समझने के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करो कि लास्ट ईयर के 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर ने क्या पूछा है, उस हिसाब से आप तैयारी करोगे और जो पूछा है। अब इसके बाद में आप तीन सीढ़ी होती है। एक एग्जाम पैटर्न को समझ लिया कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना डीपली पूछ रहा है, बेसिक सबको पता है सिलेबस का। इसके बाद में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए अपन ने, कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन से सिलेबस से आए। ये फिर अपन ने कौन से, जो लास्ट ईयर की मान लो अपने राजस्थान का देखा, एक क्वेश्चन आया मान लो फरो वाला, फरो बॉर्डर का चल रहा था, आप कोई स्टूडेंट पूछ रहा था फरो बॉर्डर कि फरो से लास्ट ईयर पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चन आए। अगर एक क्वेश्चन आए तो वो आपके लिए सिलेबस में टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको उसका बेसिक पढ़ना है, ना कि डीपली जाना है उसके लिए, क्योंकि टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, सबके लिए सेम टाइम है, कवर सिलेबस पूरा करना है। अगर कवर सिलेबस छोड़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन ना के बराबर होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को आपको बेसिक पता होना चाहिए। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, मान लो एक है स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर में मैक्सिमम हर साल क्वेश्चन आते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो, कहीं का भी हो। तो आपको इसका बेसिक नहीं पढ़ना है, इसको डीप पढ़ना है। जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने कवर कर लिया, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अगर अकॉर्डिंग कवर कर लिए तो 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि मान लो किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 100 क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो ना किसी की प्रोफेसर से बनेंगे ना किसी से बनेंगे, वो 10 क्वेश्चन छोड़ना है आपको, क्योंकि उसके अगर वो कवर करने जाओगे तो आप सिविल सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। मैं सर इसके लिए कह रहा था कि जो पेपर 2022 के पहले होते थे ना सर, वो डायरेक्ट किसी एमसीक्यू की या ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक से आ जाते थे। पर अभी सर जब मैंने पेपर दिया ना 2025 के, तो एक तो कंबाइंड सिविल के साथ हुआ था पेपर हमारा, पंचायती राज की वैकेंसी थी, और एक वाटरशेड की थी। तो सर इसका पेपर एक बार आप गो थ्रू करके देखना सर, इसका पेपर ना थोड़ा डिफिकल्ट था। मतलब वो किसी बुक से नहीं आया था, उन्होंने लाइन ऐसे नहीं उठाया डायरेक्ट क्वेश्चन ना, उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए थे सर। मैंने मैंने ना सारे क्वेश्चन देखे इन किताबों से, कहीं से नहीं मिला। मैंने कम से कम 7-8 बुक की थी सर एमसीक्यू की। मैं वही कहना चाह एमसीक्यू रहा की। था कि एक क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं ना, कहीं किसी बुक से नहीं मिला है, वो कोई भी स्टूडेंट कवर नहीं कर पाएगा, वो सही नहीं कर पाएगा, हाँ वो छोड़ के आ रहा है बंदा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन के चक्कर में आप 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज उसको मिल रहा है तो ठीक है। सर, उन्होंने पेपर इस तरीके से बनाया जा रहा ना कि नेगेटिव करे बच्चा, कैसे न कैसे करके गलती करे। मेरा भी कहना है कि जब क्वेश्चन टफ आ रहा है ना, तो तुम्हारे लिए सिर्फ नहीं आ रहा है, सभी के लिए क्वेश्चन टफ आ रहा है, तो हमको उसके लिए वहां पे हम पॉजिटिव है हमारे लिए कि वो जो बच्चा जो सिर्फ स्टडी किया है, सिर्फ रटा है चीजों को, वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। वो निकाल पाएगा जो कॉन्सेप्ट को एक्चुअली समझ का है। हाँ तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है, ऐसा होना नहीं ही सर, चाहिए कि एग्जाम ऐसे ही मैं बनना तो चाहिए। ये मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर जो अपने मॉक टेस्ट होंगे या सेक्शनल टेस्ट जो बनाएंगे ना,
जी, जी, हाँ। वो थोड़े उस पेपर के लेवल के रहे ना, तो हमें थोड़ा नहीं, वो पेपर देने जी, जाएँगे तो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस रहेगा थोड़ा-सा। नहीं, हम जब जब यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं तो उसके अंदर भी ये डाल रहे हैं कि पीवाईक्यूज़ पे जो पुराने वाले हैं वो तो यही हैं, साथ में हुँ। और जो हमारे सिलेबस से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर मैं खुद हाँ जी बनाता सर। अगर पेपर, वही तो ना मैं सर, क्या कैसे बनाता? हाँ, हाँ, तो किसी वही बुक से हम फोकस डायरेक्ट करेंगे। उठा के किसी बुक से नहीं, नहीं, डायरेक्ट नहीं, उठा के डालने से सर वो फिर हमें फ़ायदा नहीं होगा इतना। नए नहीं, क्वेश्चन वो सब फ्रेम फ़ायदा होंगे दे ना ही सर। नहीं रहे हैं। जी, हाँ बिल्कुल। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी-कभार क्या होता है कि एग्ज़ामिनर जो बना रहा है ना, जैसे आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ, सर आ रहा है। कभी-कभार क्या होता है कि एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है ना, तो एग्ज़ामिनर के माइंडसेट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। और वो एग्ज़ामिनर के माइंडसेट को अगर पढ़ना हो तो उसके लिए डीप प्रैक्टिस और डीप रीडिंग चाहिए। तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वरना नहीं कर सकते हो कि अब फिर मतलब ही ना, फिर आप एमसीक्यू करते रहो, फिर वो जो जिसने हाँ। रखा होगा वो कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। तो और ये नहीं, वाला करंट सिनेरियो भी इम्पोर्टेंट है कि अभी हाँ, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, क्योंकि सामने वाला वही सोचेगा ना, जो अभी ऐसे राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत पीक पे चल रहा है। तो राजस्थान में जो भी इंसान होगा, वो राजस्थान के ऊपर जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हाउस होल्ड पे जो आप पैनल, सोलर पैनल लगा रहे हैं, उसकी जो योजना है, उन सब के ऊपर उसका दिमाग रहेगा, तो वही क्वेश्चन पूछेगा वो। और जो प्रीवियस ईयरली जो बुक्स हैं, उनके अंदर तो बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है, वो अभी यहाँ पे काम भी नहीं आने वाले, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मैं सर इसका बोल रहा था, जैसे नोट्स की देखी थी आपकी सैंपल कॉपी, पर उसमें मुझे एक पर्सनली ऐसा लगा कि थोड़ा सा एक डीप में नहीं चीजें, थोड़ी एकदम चीजें बेसिक थोड़ी ज्यादा है, ऐसा लग रहा मुझे सर कि पूरा कवर हो जाएगा इसी से चीजें। नहीं, नहीं, देखो, एसडीजी हर सर एग्ज़ाम मतलब हर होती है। एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। अब राजस्थान के अंदर जो है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस थोड़ा-सा अगर देखा जाए तो अब इस एग्ज़ाम के थोड़ा कम सिलेबस है। अब उससे वो आप कंपेयर करोगे उत्तराखंड के एग्ज़ाम से, यूपी के एग्ज़ाम से कंपेयर करोगे, वहाँ पे जो पूरा टॉपिक ही अलग है ना, तो वहाँ पे आप सोचोगे ये वाला क्वेश्चन टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है या फिर इसके क्वेश्चंस क्यों नहीं है? तो वो यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि हमको एग्ज़ाम सिलेबस से स्टिक रहना है। अगर इसी सिलेबस छोटा है तो थोड़े से आप ये बोल सकते हैं चीज़ें भी वही कंसाइज़ ही होंगी यहाँ पे। और बाकी चीज़ें कराई जाएगी, ऐसा कुछ सिलेबस के अंदर जो चीज़ें हैं, वो उसमें और डीप में लेके जाया जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो तो करेंगे ही। सुनील अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है, अभी मतलब ऐसा नहीं कि पूरे प्रीवियस ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम ऐसे कर रहे हैं कि कम कम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट लेके आएँ। तो ऐसा नहीं है कि अभी क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिए तो सारे डीप में दे दूँगा, अगर अभी डीप में दे दूँगा, तो बहुत सारे बच्चों का क्या है कि उनको ऐसा लगना चाहिए ना कि मैंने टॉपिक पढ़ा तो मुझसे कुछ क्वेश्चन बने, फिर मैं डीप में जाऊँ, फिर वो बच्चों को भी तो देखना पड़ता है ना, पूरा प्लेटफ़ॉर्म सबके लिए बना है, एक के लिए थोड़ी बनाया है। सुनील, मैं बोल रहा हूँ कि जिससे भी पढ़ रहे हो ना, जिससे भी पढ़ रहे हो उसके साथ ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके साथ ट्रस्ट नहीं है, यू कांट एक्सेस अ सिंगल वर्ड फ्रॉम दिस पर्सन और तुम ले भी नहीं पाओगे उससे। तो ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले अगर नहीं सवाल करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि सवाल जो कर रहे हैं वही लोग आगे जाते हैं जीवन में, बाकी कोई आगे जा ही नहीं पाएगा। सुनते रहोगे कुछ नहीं होगा। सवाल कर रहे हो अच्छी बात है, मैं एक्सेप्ट मतलब क्या बोलते हैं, एप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने सवाल किया बट साथ में एक और मेरा सजेशन ये है कि ट्रस्ट ट्रस्ट तुम खुद बनाओगे ना, तो ट्रस्ट बनाओ और उसके आगे बढ़ते जाओ। फिर अपने आप लाइन दिखने लगती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और बाकी तो हम कि लोग सर वो सपोर्ट ट्रस्ट टेस्ट के लिए सर पूछा था मैंने कि पूरा सर आप पे भरोसा है, आपसे आपसे अगर जुड़ेंगे तो एक भरोसा होगा तभी जुड़ पाएंगे ना आपसे, वही हुँ, बात। हुँ, हुँ। इसलिए ट्रस्ट हम पूछा भी सर, मैं बनाएँगे। डाउट था मन में इसलिए क्लियर किया ये सर। तो हाँ, हाँ, हमारी सही ज़िम्मेदारी है कि हम बाकी आपको ट्रस्ट बिलीव कराएँ हमारे ऊपर, ठीक है? ऐसे कराएँगे, बिल्कुल कराएँगे। ऐसे कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं करता है यार कि सिर्फ़ कोर्स लॉन्च कर दिया और पढ़ाया नहीं, ऐसे कोई भी नहीं करता और वो जो करता है, वो ना तो कुछ आगे कर पाएगा और ना उसका कुछ होगा, क्योंकि कहीं न कहीं गिर जाएगा, गड्ढा आगे रखा ही है, कहीं न कहीं गिरेगा वो। तो ऐसा कोई भी नहीं करता है और जो समझदार सर लोग होते हैं, पहले से काम करते हैं। सर मैंने एक कोर्स लिया है राजस्थान एग्रीकल्चर एंड जीके के नाम से। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो नोट्स भेजे ना सर, उन्होंने क्या किया कि ई कोर्स डाला हुआ है गूगल पे, वहां से एग्री मून के नोट्स आते हैं, वहीं से उन्होंने हाँ, उनको हाँ। उठा के और एक पीडीएफ फॉर्म में उनको दे दिया। उन्होंने बोला कि ये नोट्स है और 1500 पेज के नोट्स है सर। 1500 पेज कैसे पढ़ेंगे हम? उन्होंने फीस भी रखी है 2000 रुपए और सबसे 2000 रुपए लेके फ्री का सामान बांट रहे हैं। और ये हम हाँ सर, हमको यही है ना बिल्ड कि करना मतलब पड़ेगा ट्रस्ट। बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जहाँ पे या तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी दे देते हैं, वहाँ पे डाटा बेस्ड कंटेंट नहीं देते हैं, या फिर डाटा बेस्ड कंटेंट देते हैं तो थ्योरी नहीं देते हैं। तो सर ये चीज कंबाइन होके रहना चाहिए, तो उससे और सर बताना भी क्लास में पड़ेगा। सर मैं ये कहना था कि सर क्लास में जैसे ओनली जैसे पीपीटी पहले से बना हुआ है और जो पीपीटी में कंटेंट है बस उसी को मतलब बता दिए और हो गया। तो सर ये नहीं होना चाहिए कि जो पीपीटी में कंटेंट है बस उससे रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के जो भी इम्प्लीमेंट चल रहे हैं उनके बारे में भी उसके साथ साथ मतलब उससे कनेक्ट करके बताते रहिएगा, तो उससे सर थोड़ा सा सही रहता है। नहीं, नहीं पीपीटी का क्लास देने नहीं वाले। पीपीटी सिर्फ़ स्टडी के लिए है और उसके बाद अलग से उसी टॉपिक के नोट्स बन रहे हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे यार, पीपीटी दे दिया मैंने, मान लो पीपीटी में हुँ। फॉर्म फैक्टर का फ़ॉर्मूला बताया और फॉर्म फैक्टर लिखा ही नहीं है या फिर कुछ राइटिंग में समझ नहीं आया, तो फिर उसके साथ तो इनजस्टिस है यार, जो भी बच्चा कोर्स ले रहा है। उसमें
उसमें डाल भी नहीं सकते ना। अगर हम आपको पीपीटी से भी दिखाते हैं कि ये टॉपिक लिखा हुआ है, इसका फोटो डायग्राम दे देंगे कि आप उसको विजुअलाइज कर पाएँ। बाकी चीज़ें तो हम आपको लिख कर और उसको समझा कर ही क्लैरिफाई कर पाएँगे। पीपीटी में डालना भी पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी उसमें डाल देंगे लेकिन छोटा ही होता है पीपीटी ना, या फिर वो कंसाइज़ हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। ये भी उसमें प्रॉब्लम रहता है। सर एक क्वेरी थी मुझे। जी। सर जैसे अभी एक बात चल रही थी सर, जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं लेटेस्ट, तो उसके रिगार्डिंग मुझे पूछना था सर। शिवपाल सर एक वीडियो सॉल्यूशन उसका भी बनाने वाले हैं ना, जो लेटेस्ट सर यूपीपीएससी का एई का पेपर हुआ है। उसमें 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है यार, 200 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन एनालिसिस करके पढ़ाऊंगा, समय लगता है, तो उस पर काम चल रहा है, हो जाएगा कुछ मैं दे दूंगा। और सर आप जो अभी बताए थे कोई डेडिकेटेड बुक, मतलब उसमें आप कैसी बना रहे हैं मतलब? डेडिकेट बुक मतलब पूरा जो उसमें जो पूछते हैं एग्जाम बेस्ड, पूरा ऐसा कि कंसेप्ट, फिर एग्जाम बेस्ड, फिर फैक्चुअल, फिर कुछ अगर मान लो अगर ज्यादा ब्रशअप करना है कंसेप्ट को, तो वो पूरा मतलब 10 पन्ने का 1 पन्ने में। सर एक मेरा कंसर्न ये था, जैसे मैं सर अभी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, तो जैसे मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये चीजें देखनी है, जैसे कितने आवर्स या फिर मतलब जितना अपन डेली पढ़ रहे हैं उतना इनफ है, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे, उसके रिगार्डिंग सर थोड़ा मुझे चाहिए था मार्गदर्शन। इसके लिए आपको सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा कि आप कितने घंटे पर कवर कर पाओगे, क्योंकि जब आप ऑफिस वर्क करते हो तो ऑफिस का प्रेशर, आपकी बॉस जहाँ भी हो, बॉस हो, उसका अगर उसने कुछ बोल दिया तो आपका फिर वो माइंड डिस्टर्ब रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि मेरे को 2 घंटे या 3 घंटे क्योंकि सफिशियंट है। आप मेच्योर हो, ऑलरेडी जॉब में हो, कितना पढ़ना है, और ये प्लेटफॉर्म तो दे ही रहे हैं, या तो मॉर्निंग में पढ़ लो या इवनिंग में पढ़ लो, तो हो जाएगा आपका लगभग, बेफिक्र रहो आप। क्या है कि और डाउट कुछ राहुल बताइए, अगर ऐसा कुछ हो जो कि तुम मैनेज नहीं कर पा रहे तो हम कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएंगे। सर जैसे क्या होता है कि मैं बैंक में हूँ, तो वहाँ क्या मतलब हमारे कभी जैसे लेट आवर्स भी बैठना पड़ता है, तो अब कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत टायर्डनेस रहती है, तो रात को भी ज्यादा इतना पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। तो जैसे मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया जैसे मैं लेके चलूँ कि भाई इतना मुझे एटलीस्ट डेली का करना ही करना है, ताकि मेरा जो एक गोल है उसको मैं अचीव कर पाऊँ विद इन टाइम में। वो सर एक मैं थोड़ा जानना चाहता था कि मतलब कितना मिनिमम ऐसे लेके चले कि भाई इससे मेरा सिलेबस भी कवर हो जाए और मेरा रिवीजन भी टाइमली हो जाए। देखो राहुल, अभी एग्जाम कब है? अप्रैल में एग्जाम है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने हैं। 6 महीने में से 5 ले लो, क्योंकि 1 महीना छुट्टी में चले गया, बीमार हो गया, ऐसा मतलब चले जाएगा 1 महीना। अब आपका टाइम क्या है कि सुबह बैंक जाते हो, शाम को आते हो, शाम को एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, तो सुबह वाला जो स्लॉट है वो उसको आप इसको यूज करो, और सुबह वाला स्लॉट पढ़ने के लिए यूज करो। और शाम वाले स्लॉट में क्या होता है कि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो नया टॉपिक पढ़ने का कोई इच्छा नहीं करेगा, तो उस समय आप जो भी आपने पढ़ा है उसका एमसीक्यू के स्लॉट लगाओ। अब ऐसे क्या होगा, सुबह 1 डेढ़ घंटा हो गया, शाम को 1 घंटा हो गया। अब वो आप स्लॉट ऐसे सुबह वाले मतलब आपका टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि मेरा 1 महीने में कोई एक सब टॉपिक क्लियर हो रहा है, जैसे एसडब्ल्यूसी क्लियर हो रहा है, फिर अगले महीने में मेरा आईडी हो रहा है, फिर अगले महीने में एफएमपी हो रहा है, और जो आपने पढ़ा है उसका कंसेक्यूटिव 6 मतलब 7-8 दिन में, 15 दिन में उसी को रिवाइज भी करते रहो। और फिर बाद में जब तुम एच पे आ जाओगे ना, मार्च और अप्रैल में, फिर आप सेक्शनल मॉक दे लो और जो भूल रहे हो उसको याद कर लो, ऐसे हो जाएगा। और मुझे तो लगता नहीं कि अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो अगर डेडिकेटेड कोई कंसिस्टेंसी इज द की वाला कंसेप्ट है, अगर आप रोज कंसिस्टेंस रहे तो हो सकता है। और हम लोगों को अगर टाइम मिला तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता ना कैसे क्या पढ़ना है, तो उसका अलग से सेशन लगा लेंगे कि भाई इसको बता दो कि ऐसे पढ़ना है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, मैं बैंक का देख लूँ भाई, उनके लोन के कंक्लूजन देख लूँ, या फिर मैं एसडब्ल्यूसी में दिमाग लगा लूँ, तो ऐसा भी कर लेंगे, मतलब कुछ वीक के बाद की बता देंगे कि तू ये टाइम पे। एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं भी अभी जॉब कर ही रहा हूँ साथ में, तो मेरे को ये चीज़ समझ आई है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, चाहे कोई लोग बोलते हैं 8 घंटा पढ़ना, कुछ बोलते हैं कम से कम 4 घंटा तो पढ़ना है, कुछ बोलते हैं कि 5 घंटा सुबह पढ़ो, 5 घंटा शाम को पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, मतलब ये सब लोग अलग-अलग कंसेप्ट होते हैं अभी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन 1 घंटा रोज़ पढ़ोगे ना, वो 5 महीने तक, तो आपका सिलेक्शन कम हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि यार मैं 1 घंटा पढ़ पा रहा हूँ, मेरे लिए सफिशिएंट ही नहीं है उस एग्ज़ाम के लिए, तो नहीं, फिर ये नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा पढ़ो, लेकिन डेडिकेशन से पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि उससे जो भी आपने आउटपुट निकाला है वो अच्छे सही हो, आपके दिमाग में रहे, या फिर आपके लिए वो यूज़फुल रहे। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये बुक अभी प्रिपेयर हो रही है ना अपनी, जैसे तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन सर वो फिर मेरे पास टाइम भी नहीं होता, क्योंकि सुबह सर मैं भी यूको बैंक में हूँ, तो 9 बजे से शाम को 7-8 बज जाते हैं, फिर मेरे पास टाइम नहीं बचता। ठीक है, मैं थोड़ा काम इस पे बढ़वा देता तो सर ये बुक नहीं सर, आपने आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, पूरे कॉम्पैक्ट नोट्स हैं, बढ़िया नोट्स है सर, वो हमारे लिए वर्किंग वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है सर वो।
और सर जो सेक्शनल टेस्ट थे ना, उनमें सर एमसीक्यू थोड़े अमाउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े सर, जैसे ड्रेनेज है तो ड्रेनेज के मतलब एक ड्रेनेज का अलग से पोर्शन बना दिया और उस पे 100-150 क्वेश्चन ड्रेनेज के डाल दिए, ऐसे बनेंगे सर वो? एक्सेप्शन मॉक और फुल लेंथ मॉक आएगा तो आपको भरपूर हाँ जी, हाँ क्वेश्चन जी। मिलेंगे उसमें। हाँ सर, बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हमारा एक टॉपिक रिवीजन किया और उसकी और सर उसकी अटेम्प्ट कितने रह सकते हैं सर उसमें? अच्छा हाँ ठीक है सर, क्योंकि वो बार बार रिवीजन करेंगे ना, बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो सर वो याद भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि क्वेश्चन जिसको पूछना था उसने ऑलरेडी पूछ लिया है और जिसने क्वेश्चन पूछा है उसका भी यही क्वेश्चन था, तो सॉल्व हो गए होंगे शायद तक। गाइस थैंक यू सो मच। जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेलीग्राम में जुड़े रहिए, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा अगर ऑफर वगैरह कोई आएगा तो, नहीं तो